नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिरीन। और आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अमरावती में उमेश कोल्हे हत्याकांड के आरोपी इरफान शेख को 7 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। तो अमरावती हत्याकांड को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। अमरावती हत्याकांड में आरोपी इरफान शेख 7 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में उसे भेजा गया है। इरफान शेख जो कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है, इस पूरी हत्या की जो साजिश है वो इरफान शेख के द्वारा ही रची गई और अब उसे 7 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सूरज ओझा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सूरज, और क्या जानकारी है इस खबर पर? आरोपी इरफान शेख 7 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में। देखिए, मैं आपको कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी दूंगा सिर्फ एबीपी न्यूज़ के पास है। इस पूरे मामले में अब आज कोर्ट में जब इसको पेश किया गया था इरफान शेख को, तो पुलिस ने बताया कि देखिए इस पूरे मामले में ये मास्टरमाइंड है और इसी वजह से इससे पूछताछ करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है, यानी कि एक एनजीओ का सदस्य है और उसकी फंडिंग कहाँ से आती है, आखिर उसमें कहाँ से पैसे आते हैं, कौन उसके अकाउंट में पैसे डालता है, और इसकी जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है। और इसी वजह से उस ऑर्गेनाइजेशन की बैंक की डिटेल्स मंगाई जा रही है ताकि उस डिटेल्स के आधार पर इरफान शेख से सवाल जवाब किया जा सके। दूसरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि इस पूरे मामले में जिस मोबाइल का इस्तेमाल कर व्हाट्सएप चलाया जाता था, साथ ही इन आरोपियों से कनेक्ट रहने के लिए जिस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया वो मोबाइल भी पुलिस को नहीं मिल रहा है। तो पुलिस को इरफान शेख गुमराह कर रहा है, पूरी जानकारी नहीं दे रहा है, इसी वजह से कस्टोडियल इंटरोगेशन की ज़रूरत है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस बाइक हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा था कि एक बाइक का इस्तेमाल कर 2 आरोपी पीछे गए थे और उन्होंने फिर उमेश की हत्या की थी, तो वो बाइक अभी तक पुलिस को मिली नहीं है। उस बाइक की तलाश भी करी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस हत्या को अंजाम देने के बाद जब ये इरफान शेख यहाँ से गायब हो गया तो उस एक कार का इस्तेमाल किया था, वो कार आज भी मिसिंग है। पुलिस उस एक कार, बाइक, उस मोबाइल और सबसे महत्वपूर्ण फिनेंशियल एंगल की जांच भी शुरू कर दी इस मामले में। तो ये एबीपी पे अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि अब इस मामले में पुलिस ने फिनेंशियल एंगल भी इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया है। जी ठीक है, तो सूरज आपने बहुत इंपॉर्टेंट और एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। आगे भी नजर इस खबर पर रहेगी। अमरावती में उमेश कोल्हे हत्याकांड में अब एक नया खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि उमेश कोल्हे के करीबी मित्र कहे जाने वाले एक शख्स की वजह से उनकी जान गई है। पूरा मामला आखिर क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। अमरावती हत्याकांड के कितने किरदार, उमेश का दोस्त ही बना कत्ल का जरिया। इस शख्स का नाम यूसुफ खान है। पेशे से वेटरनरी डॉक्टर है। ये दवा कारोबारी उमेश कोल्हे का पिछले 10 साल से ज्यादा समय से दोस्त था। रिश्ता सिर्फ कारोबारी ही नहीं बल्कि पारिवारिक था, लेकिन नफरत की ऐसी आंधी चली कि यूसुफ खान ने इस रिश्ते की गर्दन पर ही छुरी चला दी। ताजा जानकारी के मुताबिक यूसुफ ने ही उमेश कोल्हे की पोस्ट को कातिलों तक पहुंचाया। अब पूरा घटनाक्रम समझिए। ब्लैक फ्रीडम नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में उमेश कोल्हे और यूसुफ खान दोनों जुड़े हुए थे। उमेश कोल्हे ने ब्लैक फ्रीडम नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में नुपुर शर्मा के समर्थन वाला पोस्ट फॉरवर्ड किया। उमेश की पोस्ट को यूसुफ खान ने रहबरिया ग्रुप में भेजा। रहबरिया ग्रुप में हत्या का मास्टरमाइंड इरफान शेख भी जुड़ा था। पोस्ट देखने के बाद इरफान ने 16 जून को मीटिंग बुलाई। मीटिंग में उमेश कोल्हे की हत्या की प्लानिंग बनी। जांच एजेंसियों को शक है कि डॉक्टर यूसुफ खान को इस साजिश के बारे में जानकारी थी और किसी को उस पर शक न हो, इसी वजह से वो उमेश कोल्हे के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। इस बीच उमेश कोल्हे की हत्या के 2 आरोपियों का एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में चश्मा लगाए हुए जो शख्स है उसका नाम शुएब है। आरोप है कि इसी ने उमेश कोल्हे पर चाकू से वार किया था, जबकि दूसरे शख्स का नाम आतिब है। वीडियो में इसके हाथ में चाकू दिख रहा है। दोनों ही आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अपन भाई लोग हैं, भाई लोग की तरह रहना मांगता अपन को, समझा? समझता है ना? उमेश कोल्हे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि हत्यारों ने कितनी निर्ममता से उमेश कोल्हे की हत्या की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उमेश कोल्हे की गर्दन पर
5 इंच चौड़ा, 7 इंच लंबा और 5 इंच गहरा जख्म था। चाकू के वार ने उमेश के दिमाग की नस, सांस लेने वाली नली, खाने वाली नली और आंख की नस को डैमेज कर दिया था। एक सिंगल अटैक था, लेकिन वो बहुत परफेक्ट जगह पे मारा था, तो इस वजह से यहाँ एक नेक में था जहाँ बाकी सब जो हमारी नसें रहती है वो कट गई। और डॉक्टर का कहना था कि ये जो है ये एक बहुत ट्रेनिंग अगर दी जाए और किसी को बताया जाए कि यहाँ ही मारना चाहिए, क्योंकि यहाँ मारने से आदमी मरता है, ये डॉक्टर बोले ये हम जानते हैं, आपके तरह जो आम जनता है वो नहीं समझ सकते कि यहाँ मारना चाहिए। तो हो सकता है कि उन्हें बताया गया हो कि कहाँ, और एक ही घाव था, एक ही घाव में भैया ऑन स्पॉट गए हैं। उमेश की हत्या के आरोपियों पर एनआईए ने यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है। अमरावती के उमेश कोल्हे की हत्या में उनके करीबी दोस्त को लेकर जो खुलासा हुआ है वो बताता है कि देश में नफरत की आंधी किस कदर लोगों को अंधा कर रही है। सवाल ये है कि आखिर ये नफरत की आंधी रुकेगी कब और इसे रोकेगा कौन? तो अमरावती हत्याकांड को लेकर लगातार अपडेट आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर अब सियासी बाण भी चलाए जा रहे हैं। अमरावती की निर्दलीय सांसद है नवनीत राणा, बेहद मुखर हैं। आज भी नवनीत राणा ने इसको लेकर नए आरोप लगाए हैं। नवनीत जी, एक बेहद दुखद घटना और बेहद चौंकाने वाली घटना, और एक व्यापारी को इस प्रकार से दिन दहाड़े गला काटकर हत्या कर दी जाती है। आप किस तरह से देखते हैं इस घटनाक्रम? मैं आपको एक बताना चाहूंगी कि इस जो उदयपुर की घटना हुई, जब वो वीडियो वायरल हुए और वीडियो जब देखा तो दिल दहल गया और दिल से आंखों तक खून के आंसू थे कि एक व्यक्ति जो अपनी विचारधाराओं को रखता है आगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान है और ये हिंदुस्तान में अपनी विचारधारा एज ए फ्रीडम हम कभी भी कैसे भी कहीं पे भी रख सकते हैं। और मुझे लगता है वो गरीब व्यक्ति को इस तरीके से मारा और उसके बाद इमीडिएट ये अमरावती में होता है। अमरावती में इसके लिए ज्यादा दुख हो रहा है कि पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से ये पूरी घटना को दबाने की कोशिश की, और जब हमने परिजनों से बात की, उनके रिलेटिव से बात की, उनके बेटे से बात की, उन्होंने कहा अगर ये चोरी की घटना होती तो शायद हमारे पास 35-36 हजार थे, वो भी वो लेके हमें भी मार के जाते थे। जो चोरी की दृष्टि से करते हैं तो उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितना पैसा नहीं है। और जब हम पुलिस डिपार्टमेंट से बार बार ये पूछ रहे हैं कि आप ये घटना पे क्या बता रहे हैं, क्या घटना की इंक्वायरी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन किस मोड पे जा रही है और कौन सी इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हैं, तो उन्होंने यही कहा कि ये चोरी की घटना हो सकती है मैडम, हम इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। 12 दिन इन्हें लगता है ये इन्वेस्टिगेशन के लिए। जब हम केंद्र की एजेंसी को पत्र लिखते हैं, अमित शाह जी को पत्र लिखते हैं, उनका धन्यवाद देती हूं कि हमारी अमरावती में ऐसी घटना कहीं पर भी हुई तो वो इमीडिएट उस पर एक्शन लेते हैं और डिपार्टमेंट को, एनआईए को आदेश देते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल एजेंसी करनी चाहिए। जब वो एजेंसी अमरावती पहुंचती है तब कमिश्नर ऑफ पुलिस बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये बताती हैं कि ये नुपुर शर्मा को रिलेटेड हुआ सब्जेक्ट है, हिंदू विचारधाराएं रखने वाले व्यक्ति थे और इसके कारण ये घटना हुई है। तो 12 दिन ये डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, किसके प्रेशर में काम कर रहा था? जब ये घटना हुई तब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के ही गार्जियन मिनिस्टर हमारे डिस्ट्रिक्ट में थे, उनके प्रेशर में ये काम करे। तो बहुत दुख लगता है कि एक आधा डिपार्टमेंट जब जिसके ऊपर न्याय की पूरी अपेक्षा रहती है वो होता पुलिस डिपार्टमेंट, कि अगर कोई घटना होती है, किसकी जान जाती है, कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसको न्याय देने का काम ये डिपार्टमेंट का होता है। अगर डिपार्टमेंट पॉलिटिकल प्रेशर में काम करती है तो मुझे लगता है फिर देश में न्याय और व्यवस्था रहेगी नहीं। एक तरफ ये समझ में आ रहा है अब तक की जांच में कि पहले भी कोशिश की गई थी उनको हत्या करने की और तीसरी बार में उनको कामयाबी मिली, और वहीं सरकार इस पर कोई सक्रियता नहीं दिखाई थी। सरकार यहाँ पर अपने सरकार बचाने की फिराक में लगी हुई थी, इंसान की जान बचाने की फिराक में नहीं थी, कोई सक्रियता नहीं दिखी। मैं वही कह रही हूँ, जिसके मुखिया घर से 2.5 साल निकले ही नहीं हो, उनसे हमें कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, उनसे कोई उम्मीद ही नहीं थी। जो 2.5 साल मेरे ना किसानों के दरवाजे पे गया, ना ही बेरोजगारों के यहाँ गया, ना ही कितनी समस्या मेरे महाराष्ट्र में, उनकी कभी विचार पूछ नहीं की, तो ये घटना की भी फिक्र उन्हें कभी नहीं थी। मुझे लगता है उन्होंने तो ये प्रकरण दबाने के लिए आदेश दिए होंगे, और जो गार्जियन मिनिस्टर जिस तरीके से प्रकरण को दबा रही थी, और आज पहली बार देश में हिंदू विचारधाराओं को लेकर सरकार जाती है, ये देश में पहली बार हुआ है। और उसी विचारधाराओं को बचाने के लिए ये घटना को दबाया गया कि अगर उस समय ये प्रेजेंट हो जाता कि ये विचारधाराओं के वजह से इसका मर्डर हुआ है और इन्वेस्टिगेशन ये कर नहीं रहे तो और बदनामी इनकी होगी, करके सरकार ने इस घटना को दबाया। पर हम जब से लगे
और हमने एनआईए को डिमांड की, तब जाके अमित शाह जी ने इसकी इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल एजेंसी से लगाई। और हम अभी ये डिमांड कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन के साथ ये घटना का इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए, पर ये घटना को दबाने का काम जो सीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने किया है उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। घटना जिन्होंने की वो तो गुनहगार हैं, पर जिस घटना को दबाने का काम जो किया वो डिपार्टमेंट और पुलिस अधिकारी सीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऊपर भी होनी चाहिए, वो भी मांग हमने की है। अगर ये घटना उसी दिन रोक दी गई होती 21 तारीख को, या सक्रियता पुलिस ने दिखाई होती, तो उसके बाद शायद कन्हैया वाला प्रकरण नहीं होता, उदयपुर वाली घटना नहीं होती, क्योंकि ऐसे लोग जो पोस्ट शेयर किए हुए शायद उन्हें सुरक्षा मिल जाती, गंभीरता से अन्य राज्यों की पुलिस भी लेती। मुझे लगता है राज्य की पुलिस 2.5 सालों में तो कभी सीरियस नहीं थी, पर अब हमारी पूरी उम्मीद है कि हमारे महाराष्ट्र में ऐसा कुछ होने से पहले हम इतने अलर्ट रहेंगे और हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी इतने एक्टिव हैं कि एट दैट पॉइंट जब उन्होंने शपथ ली, स्वेरिंग करी, उसी वक्त से वो एक्टिव हो गए, अपने काम को दिखाया। और पूरा विश्वास है आने वाले समय में हमारे महाराष्ट्र में जो भी व्यक्ति और किसी के साथ में अन्याय नहीं होगा, सभी को न्याय मिलेगा। और इसी खबर से जुड़ा हुआ एक और अपडेट भी आपको दे देते हैं। अमरावती हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने आरोपियों के खिलाफ यूएपीए में केस दर्ज किया है। इसमें कमिटिंग एक्ट ऑफ टेरर की धारा भी जोड़ी गई है। सभी आरोपियों पर यूएपीए की धारा में केस दर्ज किया गया है। अमरावती हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, एनआईए की बड़ी कार्रवाई जिसमें कमिटिंग एक्ट ऑफ टेरर की धारा को भी जोड़ा गया है। सूरज ओझा हमें जानकारी ज्यादा देंगे इस खबर पर। सूरज, यूएपीए के तहत मामला दर्ज हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए यूएपीए की जो धाराएं हैं बहुत संगीन धाराएं लगाई गई हैं। मैं आपको बता दूं, यूएपीए की धारा है 16 मतलब कमिटिंग एन एक्ट ऑफ टेरर, 18 कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्पायर एन एक्ट और कमीशन ऑफ फैसिलिटेटेड ऑफ एन एक्ट ऑफ टेरर। उसके बाद सेक्शन 20 भी है और आईपीसी की जो सेक्शंस है 153A, 153B, इसके अलावा 120B यानी कि कॉन्स्पिरेसी और 302 यानी कि मर्डर। तो ये संगीन काफ़ी गंभीर धाराएं हैं जो लगाई है एनआईए ने। बहरहाल आज जो प्रोड्यूस किया गया कोर्ट में आरोपियों को, तो वो ये सिटी कोतवाली पुलिस की तरफ से पेश किया गया था। ये वही पुलिस स्टेशन है जहां पर फिलहाल मास्टरमाइंड है और पुलिस उसे लगातार इंटरोगेट कर रही है कल से। और आज उसे पेश किया गया जहां पर कोर्ट को ये बताया कि देखिए ये आरोपी इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक बड़े सी संस्था का सदस्य है और जिसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जांच करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वो इसलिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसके कहे एक शब्द के बाद ही ये आरोपी किसी का कत्ल करने के लिए पहुंच जाते हैं। ऐसे में वो आदमी कहां से प्रभावित है, कहां से वे पैसे ला रहा है और लोगों को कैसे मोटिवेट कर रहा है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी कलेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा सबसे जो अहम जानकारी है, जो यूसुफ खान, जो डॉक्टर यूसुफ खान है, जो सबसे करीबी दोस्त माना जाता है उमेश का, जो सूत्र बता रहे हैं उमेश से इसने करीब 2 साल में 2 से 2.5 लाख रुपए की उधारी की मेडिसिन ली थी। और ये सारी तमाम जानकारियां जो है उमेश ने अपनी एक चोपड़ी में लिखा था और अब पुलिस ने वो चोपड़ी जब्त कर ली है। देखिए सबसे बड़ी खबर ये है कि पुलिस ने वो चोपड़ी जब्त कर ली है और उस चोपड़ी में अब 2 से 2.5 साल तक का जितना भी हिसाब किताब है उसकी जांच कर रही है पुलिस, ताकि पता लगा सके कि उमेश से किसने किसने पैसे लिए थे, किस किस दवाई के बदले पैसे लिए थे, ताकि उस जांच में थोड़ी और जो अलग अलग एंगल है, फाइनेंशियल एंगल और बाकी की चीजें हैं, इन चीजों की भी जांच की जा सके। जी ठीक है सूरज, नजर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो सूरज ये अहम जानकारी इस पूरे मामले में दे रहे हैं कि इरफान शेख जो इस मामले का मास्टरमाइंड है, उसकी फंडिंग आखिर कहां से होती थी, क्योंकि आपको हमने बताया था कि वो एक एनजीओ भी चलाता है। तो इन तमाम बातों पर एनआईए जांच भी कर रही है। बहरहाल महाराष्ट्र में शिंदे सरकार अपने पहले टेस्ट में पास हो गई है। बात उस खबर की कर लेते हैं। दरअसल बीजेपी के प्रत्याशी राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र के नए स्पीकर हैं। सोमवार को शिंदे सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। श्री राहुल सुरेश नार्वेकर विधानसभा सदस्य यांनी अध्यक्षांचे आसन स्वीकारावे अशी मी त्यांना विनंती करतो। राहुल नार्वेकर के पक्ष में 164 वोट पड़े, जबकि महाविकास अघाड़ी प्रत्याशी राजन साल्वे के पक्ष में 107 वोट पड़े। सदन में कुल 288 विधायक हैं। नार्वेकर को राज ठाकरे की एमएनएस पार्टी का समर्थन मिला।
वहीं MVA सरकार की सहयोगी रही बहुजन विकास अघाड़ी और समाजवादी पार्टी ने ठाकरे गुट को झटका दिया। MNS के इकलौते विधायक ने शिंदे सरकार के पक्ष में वोट किया। वहीं बहुजन विकास अघाड़ी के 3 विधायकों ने भी शिंदे गुट का साथ दिया, तो समाजवादी पार्टी के दोनों विधायक ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। स्पीकर चुनाव के दौरान एनसीपी और कांग्रेस के कई विधायक उपस्थित नहीं रहे। ये भी महाराष्ट्र में बदल रहे राजनीतिक समीकरणों का संकेत है। एनसीपी की ओर से नवाब मलिक, अनिल देशमुख नहीं आए, दोनों जेल में हैं। वहीं एनसीपी के बाकी नेताओं में नीलेश लंके, दिलीप मोहिते, दत्तात्रेय भरणे, अन्ना बनसोड़े और बबन दादा शिंदे अनुपस्थित रहे। जबकि कांग्रेस की ओर से प्रणति शिंदे, रणजीत कांबले, AIMIM के मुफ्ती इस्माइल और शाह फारूक अनवर भी अनुपस्थित रहे। वहीं बीजेपी की ओर से मुक्ता तिलक और लक्ष्मण जगताप नहीं आए। राहुल नार्वेकर राजनीतिक परिवार से आते हैं और सार्वजनिक जीवन में लगभग 2 दशक से काम कर रहे हैं। 45 साल के राहुल नार्वेकर सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष हैं। मुंबई के कोलाबा सीट से पहली बार विधानसभा में जीतकर पहुंचे हैं। इससे पहले एनसीपी से MLC थे राहुल नार्वेकर। आदित्य ठाकरे के साथ शिवसेना युवा सेना में काम कर चुके हैं। पेशे से नार्वेकर मुंबई हाईकोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस करते हैं। राहुल के ससुर रामराजे निबालकर महाराष्ट्र विधान परिषद के अध्यक्ष हैं। दरअसल राहुल नार्वेकर को स्पीकर बनाने के पीछे बीजेपी की सोची समझी रणनीति है। राहुल नार्वेकर कानून विशेषज्ञ हैं, विधानसभा में विधायकों के निलंबन केस में मददगार साबित होंगे। दूसरे कानूनी मुद्दों में भी राहुल नार्वेकर मददगार साबित हो सकते हैं। सोमवार को शिंदे सरकार का फ्लोर टेस्ट है और इसमें राहुल नार्वेकर की अहम भूमिका रहेगी। और अब खबर बिहार से है। यूपी का बुलडोजर अब बिहार में भी चल रहा है, लेकिन इसको लेकर वहां जमकर हंगामा हुआ, आगजनी हुई, पत्थर भी चले। इस पथराव में एसपी सिटी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। यूपी का बुलडोजर बिहार में भी दौड़ा। बिहार में बुलडोजर पर बवाल। करीब दर्जन भर बुलडोजरों का ये रेला निकला था पटना के राजीव नगर में बने अवैध मकानों को गिराने के लिए, लेकिन अवैध निर्माण गिराने के खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। भीड़ ने पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी भी की। गुस्साई भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर ही पथराव कर दिया। वहां करीब 2000 पुलिसकर्मी मौजूद थे। पथराव में एसपी सिटी अमरीश राहुल समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 40 एकड़ जमीन लगभग हम लोगों ने चिन्हित किया है विभिन्न सरकारी प्रयोजन के लिए। उसके बाद आज खाली कराने का कार्य चल रहा है, जिसमें अधिकांश बाउंड्री वाल है और गैर आवासीय भवन है मुख्य रूप से, जिसमें कि बाउंड्री वाल किया हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। उन्हीं को इस 40 एकड़ में से खाली कराया जा रहा है। इसको लेकर के सुबह कुछ लोग इकट्ठा हो गए, पथराव किए, जिसमें कुछ लोग घायल हुए, कुछ जवान भी घायल हुए, सिटी एसपी भी घायल हुए। और उसके बाद हम और एसएसपी साहब यहाँ पहुँचे हैं और स्थिति को नियंत्रण में किया गया है। सभी लोगों को खदेड़ दिया गया है और पूरी तरह से इसको हम लोग अपने कब्जे में ले लिए हैं। और बाकी जो अतिक्रमण है उसको तोड़ने की कार्रवाई चलती रहेगी जब तक ये अतिक्रमण सब समाप्त नहीं हो जाते। पुलिस ने अभी तक 1 दर्जन से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। वीडियो फुटेज देखकर पुलिस उपद्रवियों की पहचान कर रही है। पत्थरबाजी में शामिल भूमाफियाओं की भी पहचान की जा रही है। और अगली बड़ी खबर हैदराबाद से है, जहां पर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और वहां पर बीजेपी नेताओं ने तेलंगाना के एक इंटेलिजेंस अफसर को पकड़ा है। आरोप है कि इंटेलिजेंस ऑफिसर मीटिंग हॉल के टेबल पर रखे कागजात की फोटो खींचकर भेज रहा था। बीजेपी नेताओं ने इस अधिकारी को स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, तेलंगाना इंटेलिजेंस के ऑफिसर पर जासूसी का आरोप, इस अधिकारी को स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया। हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। इस बैठक का आज दूसरा दिन है और इसी बैठक के दौरान इस इंटेलिजेंस ऑफिसर पर आरोप है डॉक्यूमेंट्स की फोटो क्लिक कर भेजने का। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं। नीरज पांडे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। नीरज, कौन है इंटेलिजेंस ऑफिसर, किस तरह के आरोप इन पर है, क्या कुछ हुआ आज इस कार्यकारिणी की बैठक में? ये कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन है और दूसरे दिन के दौरान जब लंच का समय था, सारे जो पदाधिकारी थे लंच हॉल में चले गए थे, तो उस समय एक
अनजान व्यक्ति उस हॉल में, जिस हॉल में कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी, वहां देखे गए और वो बाकायदा एक मेज पे कुछ कागज जो रखे थे, क्योंकि जो भी वहां पे कर्मचारी होते हैं सबकी अपनी मेज एलोकेट होती है, सबको निर्धारित होता है कहाँ बैठना है, तो लोग अपना सामान छोड़कर खाना खाने के लिए या दूसरे कामों के लिए चले जाते हैं। तो वो कोई 1-2 पेज की फोटो खींचते दिखाई पड़े तो कुछ कार्यकर्ताओं ने उनको टोका और उनसे जब जांच पड़ताल की पूछा तो पता चला कि वो स्टेट इंटेलिजेंस के अधिकारी थे। बाद में पुलिस अधिकारियों को बुलाया गया, जो लोकल पुलिस के, उनको उनके हवाले कर दिया गया कि भाई ये जो कर रहे थे गलत कर रहे थे। तो अब फिलहाल तेलंगाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब इस बारे में बात की गई, पीयूष गोयल ने कहा कि भाई देखिए हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, हम सब कुछ अपना वेबसाइट में डालते हैं, तो जो भी उनको पता करना है ऐसे ही पता कर लें, हमारे पास कुछ भी छिपाने के लिए नहीं है। तो बहरहाल भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मसले को हैदराबाद पुलिस के सामने रखा है। हैदराबाद पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस अपडेट के लिए। तो इस पूरे मामले पर नजर आगे भी रहेगी, जो भी अपडेट होगा नीरज पांडे के जरिए आप देखेंगे। और आइए बुलेटिन में बात कर लेते हैं असम में आई बाढ़ की। वहां के कई ऐसे इलाके हैं बाढ़ के बाद जहां हालात बिगड़े वो अब तक सुधर नहीं पाए हैं। कई लोग अब भी अपने घरों में कैद हैं, लोगों के पास खाने के लिए राशन तक नहीं है। बाढ़ में डूबे असम के सिलचर के क्या हालात हैं, देखिए हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी की ये खास रिपोर्ट। 3-4 दिन पहले भी आदमी चलते तो नॉर्मल 5 इंच का एक आदमी पानी के नीचे होता है। यहाँ पर कोई राशन पानी नहीं आया। बाढ़ से बेबस हुए लोगों के बीच पहुंची एबीपी की टीम। मुख्य चौराहे का हाल आप देख लीजिए, जहां देखेंगे आप वहां केवल आपको नाव ही नाव दिखाई देगा। ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं कि बाढ़ के कहर से ये लोग कैसे टूट चुके हैं। सैलाब की बेबसी ऐसी कि कई लोगों के पास खाने तक के लाले पड़ चुके हैं। यहाँ पर कोई राशन पानी नहीं आया और ना कोई प्रशासन आके पूछा कि तेरे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। यहाँ पानी तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन जो पानी सैलाब बनकर इलाके में घुसा वो अब डेरा जमा चुका है। इसलिए वहाँ की जिन सड़कों पर गाड़ियाँ दौड़ती थी वहाँ अब नाव चल रही है। देखिए, अगर किसी को राशन लेना भी हो तो उसे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही छोटे छोटे बच्चों के साथ माएँ जो हैं वो ये नाव कहूँ या थर्माकोल कहूँ, थर्माकोल से ये एक आने जाने का साधन इन्होंने बना रखा है और ऐसे ही ये आते हैं बच्चों के साथ और फिर जो है ये जो खाने का सामान बांटा जा रहा है उस सामान को लेकर जाते हैं और कोशिश ये होती है इनकी कि ज़्यादा से ज़्यादा ले लें, क्योंकि यहाँ कोई पहुँच नहीं रहा है। क्योंकि नाव ही अब इन लोगों का सहारा बन गई है। पानी भर जाने की वजह से कुछ लोग तो कई दिनों से अपने घरों से नीचे तक नहीं उतरे हैं। कोई 2 मंजिला मकान में कैद है तो किसी का घर पानी से घिरा है। तो सैलाब की मार से वहां के मासूम सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। उनके सामने क्या परेशानियां हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। इन बच्चों को देखिए और इनकी उम्र देखिए कि ये कैसे छोटे से बच्चे हैं और वो भी इस बाढ़ से आई तबाही के बाद खुद को बचाने और निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस घर को देखिए जो इसमें रह रहा था। दुर्गेश तार है, अपने आप को संभालते हुए जरा इस विजुअल को बनाइए। और इसके नीचे लोग रह रहे थे। हाँ, ये घर है, ये सब घर है, ये सब घर है और यहाँ तार है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये खंभा और ये यहाँ नीचे हमें भी झुकना होगा। और ये पूरे घर जो है देखिए डूब गए हैं, ये पूरे घर डूब गए हैं। मतलब अगर मैं यहाँ नीचे जाता हूँ तो मेरे गर्दन तक पानी है, ज़्यादा है उससे, क्योंकि ये पूरे घर डूब गए हैं। और यहाँ रहने वाले कहाँ गए? सब बाहर, वो छत पे किसी का घर में जाके रह रहे हैं। कोई स्कूल में भी गया हुआ है। स्कूल में रिलीफ कैंप बनाया हुआ है, तो स्कूल में भी लोग गए हैं। और कुछ लोग गांव में चले गए जिसका घर है, और कोई रिलेटिव जिसका मतलब छत का घर है वहाँ पर चले गए लोग। कहीं जाकर पनाह ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, इस घर को दिखाने का मकसद केवल मकसद ये है कि अगर यहाँ कोई रह रहा था तो वो कैसे रह सकता है, क्योंकि उसका पूरा घर ही डूब गया है। और खंभा दुर्गेश दिखाइए पीछे, ये खंभा है सोचिए, जिसमें बिजली का कनेक्शन लोग लेते हैं। और उस खंभे की ऊंचाई देखिए और नीचे गहराई देखिए और इस बात को समझिए कि आखिर यहाँ कितना पानी भरा है। मतलब लोगों के जो घर हैं वो पूरी तरह से डूब गए हैं। यहाँ कोई कैसे रह सकता है? ऐसे ही छोटे छोटे बच्चों के साथ माएँ जो हैं
वो ये नाव कहूँ या थर्माकोल कहूँ, थर्माकोल से ये एक आने जाने का साधन इन्होंने बना रखा है और ऐसे ये आते हैं बच्चों के साथ और फिर जो है ये जो खाने का सामान बांटा जा रहा है उस सामान को लेकर जाते हैं और कोशिश ये होती है इनकी कि ज़्यादा से ज़्यादा ले लें क्योंकि यहाँ कोई पहुँच नहीं रहा है। और देखिए जैसे इन लोगों को बांटने वालों को लोगों ने देखा तो उधर से भी आपको देखिए छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। दुर्गेश जूम करके दिखाइए ज़रा। और छतों के ऊपर लोग खड़े हैं क्योंकि यहाँ कोई चल फिर नहीं सकता, यहाँ पानी इतना है कि आप डूब सकते हैं। और देखिए उधर भी लेने के लिए कैसे लोग आ रहे हैं और तमाम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह से ये जो लोग पहुंच रहे हैं ये उन तक खाना पहुंचाएं। और जैसे ही ये लोग आते हैं तो लोग घर से अपने उतरने लगते हैं। उस बच्चे को देखिए दुर्गेश, ज़रा कैमरा इधर घुमाइए, उस बच्चे को देखिए, वो भी इस कोशिश में है थर्माकोल के ऊपर बैठकर कि वो यहाँ पर आए और कुछ खाने के लिए घर के लिए ले जाए। देखिए उसकी उम्र देखिए और केवल उम्र देख के इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि बचपन से ही वो कितना संघर्ष देख रहा है। अगर उसके घर में कम से कम राशन पहुंचा दिया जाता तो वो इतनी मुश्किल से नहीं आता। और ज़रा उससे कुछ दे दीजिएगा, वो बड़ी उम्मीद के साथ आ रहा है, छोटा बच्चा है। उसके बाद भी देखिए कैसे, ये देखिए ये केवल और केवल राशन लेने के लिए आया। अब नाव उधर जा नहीं सकती है, नहीं तो मैं उस बच्चे से बात ज़रूर करता। देखिए वो कितनी दूर से आया है और ये लेकर आया है और देखिए उसके नाव में कैसे वो चल रहा है, कितनी दूर से आया है केवल राशन लेने के लिए, राशन लेकर जा रहा है। तो मुझे वो तस्वीर देख के बहुत दुख होता है और बहुत डर भी लगता है। देखिए कैसे छोटे छोटे बच्चे जो है वो निकल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? देखिए नीरज कह रहे हैं यही हमारी ताकत है और एबीपी न्यूज़ की यही पहचान भी है कि नीरज सिलचर में ये कह रहे हैं कि आपका बहुत धन्यवाद कि आप आए, कम से कम हमारी तकलीफ़ को देखा, सुना, समझा और इसे टीवी पर दिखा रहे हैं। लोग देखेंगे तो समझेंगे कि हम लोग कैसे बाढ़ से आई तबाही के बाद जीने के लिए मजबूर हैं। ये तो सिलचर के हालात थे और कमोबेश यही हाल असम के दूसरे जिलों का भी है। बाढ़ का पानी तो बढ़ना बंद हो गया है लेकिन मुसीबतें अभी कम नहीं हो रही। असम में अब तक बाढ़ से 170 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। असम में आई बाढ़ से लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। राज्य के 30 से ज्यादा जिले पूरी तरह तबाही के कगार पर पहुंच गए। न आशियाने बचे, न सड़कें बची और न ही दुकानें, सब पानी में तैरने लगी। मानसून की दस्तक के साथ ही असम के कई इलाके हफ्तों से बाढ़ की चपेट में हैं। ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें ही इस बात की गवाह हैं कि अब तक असम में बाढ़ से जान गंवाने वालों की तादाद 173 हो गई है। कई लोग तो एक महीने से अपने घरों को छोड़कर सड़क पर आ गए हैं। उनकी आप बीती सुनकर आपका कलेजा भी मुंह को आएगा। तबाही की ऐसी ही तस्वीरें करीमगंज जिले से भी आई। लोगों के मकान, वहां की सड़कें, खेत खलिहान सब पानी में डूबे नजर आए। सैलाब में एक बाईपास की सड़क भी धंस गई। असम के बाद अब बात कर लेते हैं बिहार की। भारी बारिश की वजह से बिहार के कई जिलों की सूरत बिगड़ गई है। कुछ इलाकों में बाढ़ के पानी ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया है तो कई इलाके ऐसे भी हैं जहां जलभराव की वजह से लोग बेबस हो गए हैं। भारी बारिश के बाद बिहार के कैमूर जिले का इलाका पानी पर तैरने लगा। स्कूल में, अस्पताल में, सड़कों पर पानी का ऐसा कब्जा हुआ कि लोग बेबस हो गए। मोहनिया में तो उद्घाटन के लिए तैयार पड़ा अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय का परिसर ही पूरी तरह जलमग्न हो गया। इतना ही नहीं, एक स्कूल में पानी पूरे ग्राउंड परिसर में 1 फीट ऊपर तक जमा हो गया। क्लासरूम में भी पानी का कब्जा हो गया। वहाँ के एक अस्पताल का भी यही हाल दिखा। इमरजेंसी वार्ड हो, डॉक्टर का रूम हो, दवाई का स्टोर रूम या फिर ANM ड्यूटी रूम, इलाज करने वाला अस्पताल ही सैलाब में डूबा नजर आया। वहीं हाजीपुर में तो नहर में बना बांध ही टूट गया। लोगों की फसल बर्बाद करते हुए पानी गांव की ओर बढ़ गया। बांध टूटने से सैकड़ों एकड़ खेत में नहर का पानी फैल गया। दावा है कि बांध के टूटने में चूहे का हाथ है। बिहार के ही सहरसा में भी कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से कई खेत पानी में समा गए।
तो असम हो या फिर बिहार हो, हर साल इसी तरह की स्थिति से 2-4 लोगों को होना पड़ता है। ऐसी ही परेशानियों का सामना वो हर साल करते हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन पहले से कोई इंतजाम नहीं करता ताकि कम से कम आने वाले समय में इस मुसीबत से बचा जा सके। लेकिन असम की हम स्थिति आपको दिखाई रहे हैं। सिलचर में इस तरह के हालात बने हुए हैं, बाढ़ से लोगों का बुरा हाल है। ज्ञानेंद्र तिवारी लगातार इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं, वहां से हमें रिपोर्ट भेज रहे हैं। एक और रिपोर्ट आप देखिए। बच्चों को देखिए और इनकी उम्र देखिए कि ये कैसे छोटे से बच्चे हैं और वो भी इस बाढ़ से आई तबाही के बाद खुद को बचाने और निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस घर को देखिए जो इसमें रह रहा था। दुर्गेश तार है, अपने आप को संभालते हुए जरा इस विजुअल को बनाइए। और इसके नीचे लोग रह रहे थे क्या? हाँ, ये घर है, ये सब घर है, ये सब घर है और यहाँ तार है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये खंभा और ये यहाँ नीचे हमें भी झुकना होगा। और ये पूरे घर जो है देखिए डूब गए हैं, ये पूरे घर डूब गए हैं। मतलब अगर मैं यहाँ नीचे जाता हूँ तो मेरे गर्दन तक पानी है, ज़्यादा है उससे, क्योंकि ये पूरे घर डूब गए हैं। और यहाँ रहने वाले कहाँ गए? सब बाहर, वो छत पे किसी का घर में जाके रह रहे हैं। कोई स्कूल में भी गया हुआ है। स्कूल में रिलीफ कैंप बनाया हुआ है, तो स्कूल में भी लोग गए हैं। और कुछ लोग गांव में चले गए जिसका घर है, और कोई रिलेटिव जिसका मतलब छत का घर है, वहाँ पर चले गए लोग। तो देखिए कहीं जाकर पनाह ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, इस घर को दिखाने का मकसद केवल मकसद ये है कि अगर यहाँ कोई रह रहा था तो वो कैसे रह सकता है, क्योंकि उसका पूरा घर ही डूब गया है। और खंभा दुर्गेश दिखाइए पीछे, ये खंभा है, सोचिए, जिसमें बिजली का कनेक्शन लोग लेते हैं। और उस खंभे की ऊंचाई देखिए और नीचे गहराई देखिए, और इस बात को समझिए कि आखिर यहाँ कितना पानी भरा है। मतलब लोगों के जो घर हैं वो पूरी तरह से डूब गए हैं। यहाँ कोई कैसे रह सकता है। और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन में पीएम मोदी ने हैदराबाद को भाग्यनगर कहा। पीएम मोदी ने कहा कि भाग्यनगर में ही सरदार पटेल ने एक भारत का नारा दिया था। अब पीएम के इस बयान के संकेत क्या हैं, ये भी यहां पर समझना बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद को अपने संबोधन में भाग्यनगर कहते हुए कहा कि सरदार पटेल ने एक भारत का नारा यहीं से दिया था। तो ये बड़ा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और हैदराबाद को भाग्यनगर कहना अपने आप में इसके कई मायने हो जाते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो कि हैदराबाद में चल रही है, आज दूसरा दिन है। और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ी बात कही। हैदराबाद को भाग्यनगर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाग्यनगर में ही सरदार पटेल ने एक भारत का नारा बुलंद किया था। बड़ी खबर इस वक्त, हैदराबाद को भाग्यनगर कहा है प्रधानमंत्री ने। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो इस बार हैदराबाद में हो रही है, तो प्रधानमंत्री के इस बयान के आखिर संकेत क्या हैं, मायने क्या हैं, ये जानने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं विकास भदौरिया का। विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या मायने निकाले जाएं प्रधानमंत्री के इस भाग्यनगर जो कि हैदराबाद को उन्होंने कहते हुए संबोधित किया? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो तेलंगाना बीजेपी है उसके एजेंडे में सबसे ऊपर है हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखना, क्योंकि उनका ये कहना है कि इतिहास में हैदराबाद का नाम भाग्यनगर, बाद में मुगलों के समय इसका नाम बदलकर हैदराबाद रखा गया। इसलिए इसकी जो पुराना वैभव है नाम के साथ जो जुड़ा हुआ है उसको लौटाने की जरूरत है। इसलिए बीजेपी के एजेंडे में भाग्यनगर नाम दोबारा से रखना उसके एजेंडे पर। लेकिन प्रधानमंत्री ने भाग्यनगर पुकार कर सरदार पटेल से उसको जोड़ा। उन्होंने कहा भाग्यनगर में ही सरदार पटेल ने एक भारत का नारा दिया था। और आपको पता है कि हैदराबाद आजादी के समय अलग पाकिस्तान से जुड़ना चाहता था। उस समय सरदार पटेल ने यहाँ शुरुआत की थी हैदराबाद को भारत में जोड़कर, और उसके बाद एक भारत जो अभी भारत है उसका जो आज का नक्शा है उसकी शुरुआत हैदराबाद से हुई थी। तो प्रधानमंत्री ने उससे जोड़ते हुए कहा है कि तुष्टीकरण खत्म करने का रास्ता, सच्चीकरण का रास्ता यहीं से अपनाया गया और तुष्टीकरण करने की जरूरत नहीं है। एक ही विचार है, नेशन फर्स्ट, एक ही कार्यक्रम है, नेशन फर्स्ट, देश पहले होना चाहिए, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं पहला होना चाहिए। और इसलिए उन्होंने न केवल स्थानीय बीजेपी के एजेंडे को ऊपर रखा, बल्कि उसको सीधे सीधे जो आज का भारत है, जो आज के भारत का नक्शा है, एक भारत, उससे जोड़ा है। यानी विकास, इसे ऐसे भी समझा जाए जिस तरह से मिशन दक्षिण पर है इस वक्त बीजेपी, 2 दिन से ये बैठक चल रही है, प्रधानमंत्री खुद इसमें काफी सक्रियता दिखा रहे हैं,
तो आज जिस तरह से उन्होंने हैदराबाद को भाग्यनगर कहा, ये साफ कर दिया कि तेलंगाना में आज के बीजेपी के एजेंडे में ये भी प्रमुखता से रहने वाला है। यह बिल्कुल देखिए 2023 में जो चुनाव है, विधानसभा का चुनाव होता है तेलंगाना में, और यहाँ पर जो अभी मुख्य विपक्षी दल की तरह बढ़ता हुआ जो दल दिखाई दे रहा है वो तो बीजेपी है। और उसकी एक बड़ी वजह ये भी दिखती है कि यहाँ पर जो सत्ताधारी दल है TRS लगातार बीजेपी पर हमलावर है। लगातार वो इस बात के उसके हमले करते हैं कि उसका मुकाबला अब बीजेपी से ही होना है। तो ऐसी सूरत की बात है कि बीजेपी के एजेंडे को ही प्रधानमंत्री आगे बढ़ाएंगे और इसके एजेंडे दक्षिण का दरवाजा अब तेलंगाना से होता हुआ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु केरल ले जाना चाहते हैं। उसकी शुरुआत एक तरह से उन्होंने भाग्यनगर के बीजेपी तेलंगाना का एजेंडा है उसको ऊपर रखती की। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो भाग्यनगर कहकर संबोधित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद को। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तो हो ही रही है, वहां पर बीजेपी नेताओं ने तेलंगाना के एक इंटेलिजेंस ऑफिसर को पकड़ा है। आरोप है कि इंटेलिजेंस ऑफिसर मीटिंग हॉल के टेबल पर रखे हुए कागजात की फोटो खींचकर भेज रहा था। बीजेपी नेताओं ने उस अधिकारी को स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया है। तो तेलंगाना इंटेलिजेंस के अफसर पर जासूसी का आरोप है। फिलहाल उसे स्थानीय पुलिस यानी तेलंगाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। बैठक में रखे हुए कागजों की फोटो खींचने का आरोप इस ऑफिसर पर है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो इस वक्त हैदराबाद में चल रही है और उसी बैठक में ये ऑफिसर भी मौजूद था और आरोप है कि ये टेबल पर रखे हुए कागजात की फोटो क्लिक करके कहीं भेज रहा था। फिलहाल जो तस्वीरें आपके सामने हैं वो उसी बैठक की तस्वीरें हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो कई मायनों में महत्वपूर्ण है, जिसे मिशन दक्षिण से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।